वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि सीए फाउंडेशन में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके यूनिट 1 के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी कि यूनिट 1 को आप पीछे पलटेंगे तो जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो वाले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वी ऑल नो सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भी रिटन, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉ के केस में तो मस्ट 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 है। स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं इन द सेंस कि कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीट होती हैं तो वो आपको कभी ना कभी काम देंगी, आपके बैक ऑफ द माइंड में स्टोर रहेगा। साथ ही मैं यहाँ पर जैसे आंसर राइटिंग करूँगी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, बट आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट कि आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आपको आंसर्स थोड़ा सा आता है, आप यहाँ पर राइटिंग कैसे करनी है आंसर्स की वो सीखने आए हो, ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है देन गो फर्स्ट रीड द कॉन्सेप्ट, देन कम हेयर टू प्रैक्टिस ओन वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। मैं जो आंसर्स आपको लिख करके दिखाऊंगी उससे आपको पता चलेगा ओन वर्ड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें बुक से उठाई है, कुछ चीज़ें अपने ओन वर्ड्स में लिखी हैं। साथ में जो की वर्ड्स होते हैं उनको भी मैं मार्क करवाऊंगी या आपको बताऊंगी कि इन दिस इज़ द की वर्ड, कैसे प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 के जो पीछे क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट दिस इज़ द स्टेटमेंट। एंड आई होप आप ये पढ़ करके आए हो। ऐसा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और ये हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको इसके ऊपर कमेंट करना है, सही है ये स्टेटमेंट, इसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो चीज़ है उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अग्रीमेंट को यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो अग्रीमेंट का पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि अग्रीमेंट का एक टाइप होता है कॉन्ट्रैक्ट। सो वी विल स्टार्ट लाइक दिस। आप फॉलो कर सकते हो। मैं एक नॉर्मल स्पीड में लिख रही हूँ, आप मेरे साथ लिखो। आई एम होपिंग कि आप पेन पेपर ले करके बैठे हो और साथ में आंसर राइटिंग कर रहे हो। स्टार्ट करेंगे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इन दिस आई एम ट्राइंग टू से, आप लोग एज़ पर द प्रोविज़न्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये ईयर लिखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये लिखो, सेक्शन नंबर इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट इन फाउंडेशन लेवल, बिकॉज आप अगर गलत सेक्शन नंबर लिखोगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड बट नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगर आप सेक्शन नंबर नहीं लिखते हो। आप ऐसे शुरू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर द लगाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इज्जत देते हुए यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे। एक्ट हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ACT इज़ नॉट करेक्ट इन सेंस ऑफ लॉ। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है कि अग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। सो वी नो कि ये जो अग्रीमेंट वाला जो अग्रीमेंट होता है, आई होप यू नो कि जो अग्रीमेंट होता है उसमें अगर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ जाए, लॉ आ जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अग्रीमेंट इज़ अ ब्रॉडर थिंग, यू नो। अग्रीमेंट, ये हुआ अग्रीमेंट, बट दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पर लॉ आ गया वो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ छोटा वर्जन ऑफ अग्रीमेंट, पार्ट ऑफ इट। सो हम अपना आंसर राइटिंग कंटिन्यू करते हैं। एवरी पर्सन, सॉरी, every promise or set of promises forming consideration for each other
is known as agreement. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैंने इस सेंटेंस में क्या किया है। अग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन आप पहले बताओ तो अग्रीमेंट है क्या, और इसमें देखो कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स इज़ दिस थिंग, प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस, कंसिडरेशन, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ इट। उसके बाद आगे चलेंगे। सम agreements are not enforceable by law. इसको ऐसे हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। आई विल टेक अ वाइल, 1 सेकेंड। इसको थोड़ा सा बेटर हो सकता है ये चीज़, एंड आई विल टेल यू। अरे यार शिट। लाइक फर्स्ट वी विल डिफ़ाइन कि अग्रीमेंट क्या होता है। जैसे हमने ये डिस्कस किया था पहले कि अग्रीमेंट का आप टाइप बता दो, तो वो मैं भूल गई थी, एंड आई एम एडिंग दिस। अग्रीमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। Some agreements are enforceable by law, known as contract. तो देखो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें करी। यहाँ पर हमने बताया भी कि अग्रीमेंट 2 टाइप का होता है, साथ में हमने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन भी कर दिया। तो इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग अग्रीमेंट में जब लॉ इन्फोर्सेबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद आगे लिख देते हैं सम अग्रीमेंट। अब दूसरे वाले के बारे में बताएंगे। सम अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, known as valid agreement। तो जिसमें लॉ इन्फोर्सेबल नहीं हुआ तो उसे हम नॉर्मल अग्रीमेंट बोलते हैं। known as void agreement। तो जिसमें लॉ नहीं आया उसे हम लोग वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल में क्या आ जाएगा, इसका एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग दे रहे हैं। तो सोशल अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट। देखो इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होता है पर वो अग्रीमेंट है क्योंकि वहाँ पे प्रॉमिसेस है। तो ये थिंग आई होप यू नो। आगे चलेंगे, अब थोड़ा कंक्लूज़न काइंड ऑफ आंसर देंगे। कंक्लूज़न वाला पार्ट पर पहुंच रहे हैं। ऑल्दो आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, जो केस स्टडीज़ में कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले लिख दो कि यू आर राइटिंग प्रोविज़न, फिर यहाँ पर केस लिख दो, फिर यहाँ पर कंक्लूज़न लिख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन में प्लीज़ अवॉइड दिस। आपसे नहीं पूछा है वो कि केस क्या है, कंक्लूज़न क्या है, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं। अग्रीमेंट इज़ अ वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमने बताया अग्रीमेंट इज़ अ वाइडर टर्म। आई होप यू विल रिकॉल द दिस सर्कल एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस। तो ये हो गया अग्रीमेंट, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको दिमाग में रख सकते हो। वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। It is one of essential for forming a contract।
और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, वही ये लास्ट लाइन आपको बता रही है। तो लास्ट में थोड़ा सा चीज़ों को मतलब आंसर को एक गुड वे में प्रेजेंट करने के लिए आप ये कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ये आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, इससे आपका आंसर अच्छा लगेगा। बाद में लिखेंगे देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreement but all agreement are not contract। आई होप आपने आंसर साथ में लिखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। A sends an offer to B to sell his second car for 1,40,000 with a condition that if B does not reply within a week, he shall treat the offer as accepted. Is A correct in his proposition? So I hope आपने क्वेश्चन समझा होगा कि A ने अगर बोला है कि अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं ऑफ़र को एक्सेप्टेड मानूंगा, एंड दिस इज़ मेयर साइलेंस जो होता है, मेयर साइलेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो वी विल ट्राई टू राइट द कॉन्सेप्ट हेयर। मेयर साइलेंस वाला पार्ट आपको टच करना है। आप लोग जो पूछते हो ना कि आंसर में मार्क्स कैसे मिलते हैं, सो दिस इज़ द कंसेप्ट, ये चीज़ आना चाहिए आपका आंसर में, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर आप कोई भी लैंग्वेज मतलब कैसा भी वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। सो आगे चलेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि मेयर साइलेंस जब होता है तो वो एक्सेप्टेंस के मेयर साइलेंस को कभी भी आप एक्सेप्टेंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, वही चीज़ यहाँ पर बतानी है। और वैसे अगर कंक्लूज़न का बात करूँ तो ये चीज़ ए जो है वो अपने कंसर्न में, अपने प्रपोजिशन में करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो मेयर साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान रहा है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे। एज पर द provisions of the Indian Contract Act, (1872), offer should not contain any term the non-compliance of which leads to acceptance। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक ऑफ़र दिया गया जो कि ऐसा टर्म, यानी कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं उसे एक्सेप्टेंस मान लूँगा, दिस इज़ द थिंग। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑफ़र ऐसा नहीं होना चाहिए। मेयर साइलेंस वाली अब बात करेंगे। मेयर साइलेंस ऑफ ऑफरी और नो रिप्लाई from offeree cannot be treated as acceptance। तो यहाँ पर हमने जो है प्रोविज़न्स वाला सारा काम कर दिया अपना। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि यहाँ पर प्रोविज़न्स लिखूँ, वैसे ऑल्दो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, जैसे फाउंडेशन के एग्ज़ाम में लिख सकते हो, इंटर के एग्ज़ाम में थोड़ा कम रिकमेंड किया जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर देना कि दिस इज़ द प्रोविज़न। नेक्स्ट में आ जाऊँगी एनालिसिस एंड कंक्लूज़न।
कोई कोई केस भी बना करके लिखते हैं, तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन में उतना ज़्यादा नीडेड है, तो एनालिसिस एंड कंक्लूज़न आप एक बार में लिख सकते हो। आ जाते हैं इन द गिवन केस ए सेंड्स ऑफर टू बी with condition that if B does not reply within a week, A shall treat the offer as accepted. This condition in offer is not valid. तो देखो, हमने बताया कि केस के बारे में बताया क्या क्या हुआ केस में और कंडीशन, फिर हम अपना कंक्लूज़न दे रहे हैं दैट दिस इज़ नॉट वैलिड एंड देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B even if B do not reply. तो हमने उसके बाद का पार्ट भी बताया कि अगर वो बी रिप्लाई नहीं भी करता है तो भी इसे हम ऑफ़र एक्सेप्टेड नहीं ट्रीट कर लेंगे। उसके बाद मेन क्वेश्चन देखो, हम लोग मेन क्वेश्चन भूल जाते हैं। क्या पूछा है कि इज़ ए करेक्ट इन हिज प्रोपोजिशन, इसका आंसर हमें देना है और ये मस्ट है। दिस कंटेन्स 1 मार्क्स, ठीक है। ए इज़ नॉट करेक्ट in his proposition. So ये कंप्लीट होता है हमारा आंसर 2। तीसरा क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट मतलब सारे आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताने हैं, कौन सा केस कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहला है अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज of A to be carried out of the railway station without being asked by A and A allows him to do so. तो दिस इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये कूली वाला एग्ज़ाम्पल आपने ज़रूर 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 दिमाग में रखा होगा कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कूली आता है, आपका सामान उठा करके चलने लगता है और आप अग्री करते हो और बाद में आपको पैसा देना पड़ता है। तो आपको पता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 3 पार्ट में आया है, तो आप फटाफट इसका डायरेक्टली आंसर करना शुरू करोगे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट which comes into existence by implication। ब्रैकेट में लिख सकते हो by conduct of parties। तो ये वाला पार्ट से समझ में आया कि दिस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को हमने डायरेक्टली डिफ़ाइन कर दिया। अब अगर चाहो तो एनालिसिस एंड कंक्लूज़न टाइप ऑफ आंसर में लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B, between A and coolie is an implied contract because it comes into existence
by conduct of parties. थ्री का दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, obligation of finder of lost goods to return them to the true owner. I hope you know that this type of contract is called quasi contracts. So हम लोग सबसे पहले quasi contract को define करेंगे. Is not an actual contract but it resembles a contract. Quasi contract is the obligation created by law in certain cases. तो ये मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली डिफ़ाइन कर दिया एंड देन मेरा एनालिसिस वाला पार्ट आएगा. Obligation of finder of lost goods to return them to the true owner is a type of quasi contract. आई होप आपको ये जो थिंग है वो समझ में आई होगी कि क्यों यहाँ पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जा रहा है, क्योंकि एक सामान जो कि किसी का छूट गया है और आपको अगर मिला है तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे लौटाओ, और ये आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. यहाँ पर कोई आपको ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर लॉ एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है आपके ऊपर. तीसरा है A contract with B, owner of the factory, for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, the fire cut in the factory and everything was destroyed. तो इसमें हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है. और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पर हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है. हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन अब वो जो सामान है, शुगर है, 10 टन्स ऑफ शुगर है, वही डिस्ट्रॉय हो गया. तो अब मैटर ही नहीं बचा जिसमें हम लोगों को डील करना है, वो सामान ही नहीं बचा. तो अब हम लोग इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, और इसके कारण वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. वॉइड contract is a contract which ceases to be enforceable by law due to subsequent impossibility. फिर यहाँ पर एनालिसिस एंड कंक्लूज़न वाला पार्ट आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B is a void contract due to fire caught in the factory and the sugar get destroyed. So this is the completion of our question number 3. टोटल 6 क्वेश्चंस है ये यूनिट में, एंड आई एम डिवाइडिंग द वीडियो इनटू 2 पार्ट्स. मुझे अभी ये हाईलाइट देख करके याद आया कि मुझे कीवर्ड्स जो है वो हाईलाइट करा देने चाहिए.
सो यहाँ पर 2 टाइप्स ये आप बता रहे हो, आप कीवर्ड मान सकते हो इसे। तो आप वॉइड एग्रीमेंट किसे बोलते हो वो बता रहे हो। फिर अग्रीमेंट इज़ अ वाइडर टर्म ये बताना चाहिए। सो यही सब हो गया आपका कीवर्ड। आप एक बार बुक थॉरो रीड करो, आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में शुड नॉट कंटेन एनी नॉन कंप्लायंस विच लीड्स टू एक्सेप्टेंस, नॉन कंप्लायंस बोल सकते हैं। मेयर साइलेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पर 3 में आ जाते हैं, ये सारे के इम्प्लीकेशन वर्ड आ गया। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएटेड बाय लॉ, these are the important keywords which ceases to be enforceable by law. These are the important keywords. I hope you like this session. Subscribe for more videos. Part 2 जल्दी ही आने वाला है and 3 को मैं लास्ट में कर देती हूँ। एंड इस चैनल पर अकाउंट्स और लॉ रिलेटेड वीडियोस रहेंगे, तो विज़िट करते रहना। एंड आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।